हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का। बच्चों, जैसे आपको पता है कि जो हमारा टॉपिक शुरू है वो है डाइजेशन। और अब तक हमने जो बात की थी वो की थी डाइजेशन इन माउथ, मतलब डाइजेशन इन ओरल कैविटी। ओके, आज जो बात हमें करनी है वो करनी है डाइजेशन इन स्टमक। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक हमारा, डाइजेशन इन स्टमक। ओके, तो देखिए इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है। इनका ये कहना है डाइजेशन इन स्टमक में, म्यूकोसा ऑफ द स्टमक हैज़ गैस्ट्रिक ग्लैंड। आपको म्यूकोसा लाइन पता है, हमने एलिमेंट्री कैनल के वॉल्स पढ़े हैं, एलिमेंट्री कैनल के वॉल पढ़े हैं, और उसमें सबसे इनर मोस्ट लाइन जो थी वो म्यूकोसा थी। सो म्यूकोसा जो है वो स्टमक की एक लाइन है, और मतलब वॉल है, तो स्टमक की वॉल है म्यूकोसा, और उसमें रहता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ये बात समझ में आ गई आपको। तो स्टमक में एक वॉल है जिसका नाम है म्यूकोसा, उसमें रहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड हैव 3 मेजर टाइप्स ऑफ सेल। ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है इसमें 3 तरह के सेल्स रहते हैं। कितने टाइप के सेल है? 3 तरह के। देखिए वन बाय वन। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड हैज़ 3 टाइप्स ऑफ सेल। फर्स्ट सेल म्यूकस नेक सेल। क्या नाम है इसका? म्यूकस नेक सेल। क्या काम है इसका? इट प्रोड्यूस म्यूकस। म्यूकस कौन है? स्टिकी सब्सटेंस। समझ में आया? तो जैसे मैंने कहा, पहला सेल कौन सा है? म्यूकस सेल है सर, मतलब म्यूकस नेक सेल है, और ये म्यूकस क्रिएट करता है। जैसे आपने लिखा था अभी, म्यूकस एक स्टिकी पदार्थ है, स्टिकी सब्सटेंस है। ओके, दूसरा सेल का नाम है पेप्टिक सेल, चीफ सेल। पेप्टिक या चीफ सेल, दो में से कोई एक चलेगा। क्या काम है इनका? ये एक एंजाइम को बनाते हैं जिसका नाम है पेप्सिनोजेन। याद रखिएगा, पेप्टिक और चीफ सेल दे सिक्रेट प्रो एंजाइम। प्रो एंजाइम का मतलब है इनएक्टिव। कौन सा एंजाइम है ये? इनएक्टिव, जिसका नाम क्या है? पेप्सिनोजेन। ठीक है, ओके। तीसरा सेल पैराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल। पैराइटल सेल, ऑक्जेंटिक सेल, ये बनाते हैं HCl को। क्या बनाते हैं? HCl, एज वेल एज इंट्रिंसिक फैक्टर बनाते हैं। और ये इंट्रिंसिक फैक्टर इतने काम के हैं कि उनकी वजह से विटामिन B12 जो है उसका एब्जॉर्प्शन होता है। याद रखिएगा। वंस अगेन, नाम क्या था? पैराइटल, ऑल्सो कॉल्ड ऑक्जेंटिक। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? HCl एज वेल एज फैक्टर्स, इंट्रिंसिक फैक्टर। ओके, HCl का रोल हम बाद में जानेंगे। इंट्रिंसिक फैक्टर क्या होता है, मतलब क्या करते हैं? इंट्रिंसिक फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। एग्जाम में क्वेश्चन अगर आता है कि हमारे शरीर में इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो कम है, हमारे शरीर में इंट्रिंसिक फैक्टर कम है, तो किसका एब्जॉर्प्शन कम होगा? विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। समझ में आया? यस। सो यहाँ बात ऐसी है कि अगर क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि विच सेल प्रोड्यूस द HCl, तो आप क्या लिखोगे? पैराइटल एज वेल एज पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल लिखोगे। ओके, चलो अब यहाँ की बात समझ में आ गई। तो 3 सेल समझ में आ गए। म्यूकस प्रोड्यूस बाय म्यूकस सेल, पेप्सिनोजेन प्रोड्यूस बाय पेप्टिक और चीफ सेल, HCl एज वेल एज इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोड्यूस बाय पैराइटल ऑक्जेंटिक सेल। ओके, मैच द पेयर अगर आती है तो आपको ये आना चाहिए। अब स्टमक में फूड का डाइजेशन कैसे होगा? सबसे पहले चीज़ तो स्टमक में जो फूड स्टोर्ड होता है 4 to 5 आवर्स के लिए स्टोर्ड होता है। मतलब हमने जो खाना खाया वो खाना डायरेक्ट इंटेस्टाइन में नहीं जाता, मतलब स्टमक से डायरेक्टली इंटेस्टाइन में नहीं जाता, वो स्टमक में रहता है। लगभग 4 या 5 घंटे तक स्टमक में रहता है।
ऐसे इसलिए पता है क्या, गैप जो चाहिए हमारे जब हम भोजन करते हैं उसमें जो गैप चाहिए वो लगभग 4 या 5 घंटे की गैप चाहिए। हमने अगर 12 बजे खाना खाया है तो उसके तुरंत बाद कोई चीज़ नहीं खाना चाहिए या फिर जल्द से जल्द खाना नहीं खाना चाहिए, थोड़ा 4 से 5 घंटे गैप देना चाहिए, क्योंकि वो जो हमने खाना खाया था 12 बजे वो लगभग 4 घंटे तक पेट में ही रहता है, स्टमक में रहता है एक्चुअल में वो। ठीक है, ओके नेक्स्ट। द फूड मिक्स दो रफली विद द एसिडिक गैस्ट्रिक जूस। देखिए जो खाना था, फूड जो स्टमक में खाना है, जो स्टमक में खाना है और मिक्स हो जाएगा गैस्ट्रिक जूस के साथ। ठीक है, ओके। बाय चर्निंग मोमेंट। देखिए चर्निंग जो प्रक्रिया है एक मैकेनिकल डाइजेशन है ये। विच डाइजेशन? इट्स अ मैकेनिकल डाइजेशन। चर्निंग का मतलब होता है जो स्टमक होता है वो भी फूड को जो है ना ऐसे मसल्स के ज़रिए चबाने की कोशिश करता है। यस, उसकी मूवमेंट्स करता है फूड की, उसको और बारीक करने का काम करता है। कौन? ये स्टमक। उसे मैकेनिकल डाइजेशन कहते हैं। और उसी वक्त उसके अंदर होता है केमिकल डाइजेशन ऑल्सो। और केमिकल डाइजेशन जो होता है वो होता है एसिडिक गैस्ट्रिक जूस की वजह से। ये कौन सा डाइजेशन हुआ? केमिकल डाइजेशन। क्या होता है इसमें? उसमें हम आगे बात करेंगे फूड कैसे ब्रेक होता है, तो मतलब कैसे उसमें केमिकल्स बदलते हैं। तो केमिकल डाइजेशन तो हो ही रहा है, साथ में मैकेनिकल डाइजेशन भी हो रहा है। और ये जो चर्निंग मोमेंट है, इस चर्निंग मोमेंट के लिए मस्कुलर वॉल रिस्पॉन्सिबल है। कौन सी वॉल? मस्कुलर वॉल। और लास्टली जो खाना बनता है उसे हम बोलते हैं काइम। क्या कहते हैं? काइम। बच्चों आपको बोलस याद होगा, बोलस है ना। बोलस जो शुरू में बना था, एक फूड का ये गोला था, हमने इसे एक्चुअली लड्डू कहा था। तो माउथ में क्या बना था? बोलस। स्टमक में क्या आया? स्टमक में जैसे आएगा वो बोलस नहीं रहेगा, अब ये बोलस कन्वर्ट इनटू काइम होगा। याद रखिएगा इससे। तो जो फूड है शुरू में क्या था? वो बोलस। शुरू में तो हमने फूड खाया था, फिर ओरल कैविटी में वो बोलस बना, फिर ओइसोफेगस में बोलस बना, बाद में स्टमक में आया। स्टमक में उसे काइम कहते हैं। ये हम स्टमक लिखते हैं, स्टमक में उसे काइम कहते हैं। ओरल कैविटी में वो बोलस बना था। ठीक है, ओके। चलो सर समझ में आया, आगे बात करते हैं अभी। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। एक प्रो एंजाइम है। प्रो एंजाइम का मीनिंग आपको मैंने समझाया था, इनएक्टिव एंजाइम। विच एंजाइम? इनएक्टिव एंजाइम। प्रो एंजाइम का नाम क्या है? पेप्सिनोजेन। याद रखिएगा इस नाम को, पेप्सिनोजेन उसका नाम है प्रो एंजाइम का। पेप्सिनोजेन ऑन एक्सपोजर टू द हाइड्रोक्लोरिक एसिड गेट कन्वर्ट इनटू एक्टिव एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन। मैं आपको शॉर्ट में लिख के देता हूँ, ये समझिएगा। पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन कौन है? इनएक्टिव एंजाइम। ठीक है, एंजाइम कहना है इसको। उसके बाद इन प्रेजेंस ऑफ HCl। अब स्टमक में HCl तो है, पता है आपको, गैस्ट्रिक जूस है ना HCl। और HCl को किसने बनाया था? HCl को बनाया था कौन से सेल ने बनाया था, पता है आपको? इसके पहले हमने सेल के नाम लिए थे, उसमें HCl बना था, इंट्रिंसिक फैक्टर बने थे, याद आया? यस। तो HCl बन गया। HCl के प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ HCl, पेप्सिनोजेन जो होता है वो कन्वर्ट होता है पेप्सिन में। इसलिए मैंने कहा काफ़ी IMP रिएक्शन है ये। और ये संभव हुआ, पॉसिबल हुआ ओनली ड्यू टू HCl। अगर HCl नहीं रहता, अगर एसिडिक कंडीशन नहीं रहती, HCl मतलब एसिडिक कंडीशन अगर नहीं रहती, तो पेप्सिनोजेन पेप्सिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता। फॉर द कन्वर्जन ऑफ पेप्सिनोजेन टू पेप्सिन, फॉर द कन्वर्जन ऑफ पेप्सिनोजेन टू पेप्सिन, HCl इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्लियर हुआ? यस। और पेप्सिन जो है ये
ये पेप्सिन, द प्रोटियोलिटिक एंजाइम ऑफ द स्टमक, मतलब पेप्सिन जो है इसे हम कहते हैं प्रोटियोलिटिक, पेप्सिन को हम कहते हैं प्रोटियोलिटिक एंजाइम। सर व्हाई द पेप्सिन इज कॉल्ड एज प्रोटियोलिटिक एंजाइम? हाँ, इसका मीनिंग भी हम समझाते हैं। प्रोटियोलिटिक एंजाइम का मतलब है ऐसा एंजाइम जो प्रोटीन को ब्रेक करे, जो प्रोटीन को ब्रेक करे। आपको पता है इसके पहले हमने कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक किया था, स्टार्च को ब्रेक किया था, यस। उसी तरह यहाँ पे हमें प्रोटीन को ब्रेक करना है, और प्रोटीन को ब्रेक करने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए? प्रोटियोलिटिक एंजाइम चाहिए। उसका नाम क्या है? उसका नाम पेप्सिन है सर। सर पेप्सिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टू ब्रेक द प्रोटीन। गॉट इट? ओके। अब क्या कहते देखिएगा, पेप्सिन कन्वर्ट प्रोटीन, पेप्सिन ने प्रोटीन को कन्वर्ट किया इन दो फॉर्म में। मतलब क्या लिखेंगे आप यहाँ पे? आप लिखेंगे प्रोटीन्स, आप यहाँ पे लिखेंगे सॉरी, उसी कलर में लिखना पड़ेगा हमें, आप देख सकते हैं, है ना। ये प्रोटीन्स, प्रोटीन्स को कन्वर्ट किया गया दो सिंपल फॉर्म में। उनके नाम है प्रोटियोसिस एंड पेप्टोन। इनको याद रखिएगा, आगे और भी आएंगे ये। कौन? ये प्रोटियोज एंड पेप्टोन्स। क्योंकि प्रोटीन एक कंपाउंड है, एक बड़ा सा कंपाउंड है प्रोटीन, और ये छोटे छोटे कंपाउंड्स हैं। प्रोटियोज और पेप्टोन जो है छोटे छोटे कंपाउंड है, प्रोटीन एक बड़ा सा कंपाउंड है। और यहाँ पे इनको प्रॉपरली ट्रीट किया पेप्सिन ने। तो पेप्सिन अप्लाई ऑन द प्रोटीन्स। पेप्सिन पता है आपको एंजाइम है ना? यस। सो पेप्सिन एक्ट ऑन प्रोटीन्स कन्वर्ट इनटू प्रोटियोज एंड पेप्टोन्स। ओके, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं। ये क्लियर हुआ? अगर हम पूरा ये मतलब ये पूरा केमिस्ट्री देखें तो केमिस्ट्री पूरा ऐसा होगा कुछ। देखिए, सबसे पहले था पेप्सिनोजेन, पेप्सिनोजेन, पेप्सिनोजेन को कन्वर्ट किया पेप्सिन में। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल था HCl, था ना? यस, पेप्सिन बन गया। फिर इन प्रेजेंस ऑफ पेप्सिन प्रोटीन ब्रेक हुआ, और प्रोटीन को ब्रेक करने के बाद बने प्रोटियोज एंड पेप्टोन्स। ऐसा है ये पूरा कंसेप्ट। समझ में आया? यस सर। पेप्सिनोजेन इनएक्टिव था, पेप्सिनोज इनएक्टिव एंजाइम है। HCl के प्रेजेंस में वो एक्टिव बन जाता है। उसके एक्टिव होने की वजह से प्रोटीन जो है वो ब्रेक होता है, और पेप्टोन एंड प्रोटियोज बन जाता है। ठीक है, इसलिए इसको पेप्सिनोजेन को, मतलब सॉरी पेप्सिन को एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम माना जाता है कि वो प्रोटीन को ब्रेक करेगा। द म्यूकस, नेक्स्ट लाइन पढ़ रहा हूँ मैं। द म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट, याद रखिएगा IMP है, IMP है। म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द lubrication and protection of the mucosal epithelium from exfoliation by the highly concentrated HCl। मैं सिंपली भाषा में आपको कह दूँ ये क्या है, समझिएगा। ये स्टमक है, ओके, ये स्टमक। दूसरी बात ये कि स्टमक का ये है इनर लेयर, जिसे हम कहते हैं म्यूकोसल एपिथेलियम। ये है ना, ये वाला लाइन, ये कौन है? म्यूकोसल एपिथेलियम। ये लाइन म्यूकोसल एपिथेलियम है। आपको पता है कि स्टमक में कौन बन चुका है? HCl। क्या आपको नहीं लगता है HCl जो बना है इन दीवारों को टच करेगा? किन दीवारों को?
ये म्यूकोसल एपिथेलियम को टच करेगा? हाँ करेगा। अगर एसिड ने इन दीवारों को टच किया तो वहाँ पे अल्सर हो सकता है, अल्सर। अगर एसिड ने इन दीवारों को टच किया तो वहाँ पे अल्सर हो सकता है। ये ना हो इसलिए वहाँ पे रहना चाहिए म्यूकस को और बाइकार्बोनेट को। तो यहाँ पे एक लेयर बनती है, सफ़ेद कलर में ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, सफ़ेद कलर में देखिए, सफ़ेद कलर में देखिए एक लेयर बनी है ना? यस। और जो सफ़ेद कलर की लेयर है इसे हम कहते हैं म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट। मतलब उनकी लेयर बनेगी। तो म्यूकस और बाइकार्बोनेट की लेयर से क्या होगा सर? हाँ, HCl इन दीवारों को टच नहीं कर पाएगा। अगर मैं आपको सिंपल भाषा में कह दूं कि ये स्टमक वॉल है, ठीक है, इस स्टमक वॉल के ऊपर यहाँ पे ये लाइन रहती है सफ़ेद कलर में, मतलब सफ़ेद कलर से ड्रॉ किया, इसे मैं कहूँगा म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट, म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट। उससे पता है क्या होगा? उससे जो HCl यहाँ पे है, HCl ये डायरेक्टली इन येलो कलर के स्टमक वॉल को अटैच नहीं कर पाएगा। इससे वहाँ पे कोई बीमारी नहीं होगी, कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, कोई इंजुरी नहीं होगी। समझ में आया? यस। तो व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट? म्यूकस और बाइकार्बोनेट का मेन काम है HCl को इस म्यूकोसल एपिथेलियल से, HCl को स्टमक के वॉल से अटैच होने से बचाएगा। ओके, यस। दे प्रिवेंट द अटैचमेंट इन बिटवीन HCl एंड स्टमक वॉल। ये कर रहा है ये, वी कॉल इट म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट। क्लियर हुआ? ओके। HCl प्रोवाइड एसिडिक pH। HCl की वजह से एसिडिक pH होता है 1.8। हमारे स्टमक में कितना pH है? 1.8। किन की वजह से? HCl की वजह से। एन ऑप्टिमम फॉर पेप्सिन। और पेप्सिन का एक्शन करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पेप्सिन आपको पता है, पेप्सिन एक एक्टिव एंजाइम है और इसको एक्टिव करने के लिए लगभग pH चाहिए 1.8। और वो pH किसने प्रोवाइड किया? HCl ने प्रोवाइड किया सर वो। ओके, ये क्लियर हुआ ना? हाँ। नेक्स्ट लाइन ड्रॉ, ये नेक्स्ट लाइन की बात करते, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई एग्जाम में ये लाइन। रेनिन नाम का एक एंजाइम है जो प्रोटियोलिटिक है। रेनिन एक एंजाइम है जो प्रोटियोलिटिक है। प्रोटियोलिटिक का मतलब क्या है? ये प्रोटीन को ब्रेक करेगा। देखो, जो एंजाइम प्रोटीन को ब्रेक करेगा उसको प्रोटियोलिटिक कहते हैं। जो भी एंजाइम प्रोटीन को ब्रेक करेगा वो प्रोटियोलिटिक एंजाइम है। तो रेनिन एक ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन को ब्रेक करेगा, इसलिए प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, प्रोटियोलिटिक एंजाइम है वो। और वो कहाँ मिलता है? वो गैस्ट्रिक जूस में मिलता है, लेकिन इन्फेंट्स के। किनके? इन्फेंट्स। इन्फेंट्स का मतलब है जिनकी उम्र 1 या 2 साल हो, ईयर ओल्ड, जिनका एज 1 या 2 साल हो, वो इन्फेंट्स। और उस रेनिन की वजह से है ना, इन बच्चों का जो मिल्क प्रोटीन है ना, द मिल्क प्रोटीन जो है वो एक्चुअली डाइजेस्ट होता है। जैसे जो 1 साल के बच्चे रहते हैं, दे डिपेंड ऑन द मदर मिल्क्स। ओके, द 1 ईयर बेबी डिपेंड ऑन द मदर मिल्क, so they require renin enzymes to digest the milk protein. Clear? Okay. Small amount of lipase. हाँ, lipase एक एंजाइम का नाम है। it also an enzyme और ये भी सिक्रेट करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। और मैं आपको एक बता दूं, जो लाइपेज एंजाइम है वो लिपिड को ब्रेक करते हैं। किनको ब्रेक करते हैं? लिपिड को। मतलब बच्चों, इन स्टमक कौन कौन ब्रेक हो रहा है? देखिए, इन स्टमक में प्रोटीन मैक्सिमम ब्रेक हो रहा है, उसके बाद में लिपिड ब्रेक हो रहा है, ठीक है ना? यस, ये 2 चीज़ें ब्रेक हो रही है, लिपिड एज वेल एज प्रोटीन स्टमक में ब्रेक हो रहा है। ये क्लियर हुआ? मेन चीज़ है, आप जो प्रोटीन है उसके ऊपर फोकस कीजिएगा।
जो इसमें मैंने हाइलाइट्स किए हैं, कलरफुल एरिया जो है आपको दिखेगा, वो पर्टिकुलर हाइलाइट्स कीजिएगा। क्वेश्चन वहाँ से बनेंगे, स्पेशली एंजाइम से बनेंगे, पेप्सिन से बनेंगे, HCl से बनेंगे। और जो हमने 3 सेल का जिक्र किया, 3 सेल के बारे में मैंने कहा, 3 जो हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर 3 सेल है, उसके बारे में भी आप अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा स्टमक का टॉपिक फिनिश हो चुका है। आगे हम बात करेंगे इंटेस्टाइन की नेक्स्ट वीडियो में।